वेलकम है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल होम साइंस अड्डा पे। मैं पूनम। आज हम लोग जो है वो विषय देखेंगे, वो पुष्प सज्जा का पार्ट 2 देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पुष्प सज्जा का पार्ट 1 देखा था और उसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कवर की थी, और जो बाकी बची हुई चीज़ें हैं पुष्प सज्जा चैप्टर से, उसको हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग अपना ये क्लास पार्ट 2 का। लेकिन इससे पहले हम लोग जो पहले पढ़ चुके हैं उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था सबसे पहले पुष्प सज्जा। पुष्प सज्जा क्या है, तो ये देखिए हम लोगों ने देखा था मानव संवेग को व्यक्त करने का एक क्या है, एक बहुत ही सशक्त, एक बहुत ही अच्छा माध्यम है ये मानव संवेग को व्यक्त करने का। और इसको हम लोगों ने क्या देखा था, ये 6ठी शताब्दी में बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा प्रारंभ की गई थी, बाद में जापान के द्वारा इसका विकास किया गया था। फिर हम लोगों ने देखा था इसका अर्थ में हम लोगों ने देखा था कि जितनी भी हमारे पास सामग्री होती हैं, फूल, पत्तियां, कलियां, टहनियां और फूलदान, अगर हम लोग कला के तत्व के सिद्धांत के आधार पर इसका सृजन करते हैं या फिर इसका हम अरेंजमेंट करते हैं और अवसर तथा स्थान को ध्यान में रख के करते हैं, तो यह सज्जा बहुत ही आकर्षक एवं बहुत ही सुंदर दिखती है। ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए कला के सिद्धांत की बात की गई है, तो कला के सिद्धांत का प्रयोग करके ही हम इसको आकर्षक और सुंदर बना सकते हैं। फिर हम लोगों ने इसका इतिहास देखा था। इतिहास में हम लोगों ने देखा था कि 6ठी शताब्दी में बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। वे अपने इष्ट के पास अपनी श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके से, विभिन्न प्रकार के आकर्षक तरीके से वो क्या करते थे, फूलों को अरेंज करके या फिर व्यवस्थित करके अपने इष्ट के पास समर्पित करते थे। लेकिन ये शिक्षा बस उन्हीं तक थी। बाद में जापानियों ने, ठीक ना, जापान के द्वारा 19वीं शताब्दी में इससे संबंधित अनेक विद्यालय खोले गए और साहित्य लिखा गया, और 20वीं शताब्दी तक जो है इसका रूप काफ़ी बदल गया था, और यह पुष्प सज्जा जो है पूरे विश्व में, संपूर्ण विश्व में यह लोकप्रिय हो गया था। उसके बाद से हम लोगों ने पुष्प सज्जा का महत्व देखा था, जिसमें स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से, ठीक ना, वातावरण को स्वस्थ एवं सुंदर बनाने हेतु, उसके बाद से सजावट हेतु प्रयोग इसका देखा गया था। फिर मानव संवेग एवं मनोभाव की अभिव्यक्ति देखा गया था। उसके बाद से सांस्कृतिक विकास के साथ ही साथ किस प्रकार से रचनात्मक विकास होता है, इसको भी हम लोगों ने देखा था। उसके बाद से जब हम लोगों ने पुष्प सज्जा के नियम देखे थे, तो उसमें हम लोगों ने देखा था स्थान का नियम, सरलता का नियम, फूलदान के माप का नियम, टहनी के में आपस में उलझी न हो, टहनी जो है वो अलग अलग लंबाई की हो, त्रिभुजाकार हो, मतलब जो हमारी पुष्प सज्जा है वो त्रिभुजाकार हो, और जो सहायक उपकरण हैं, जो भी हम लोग जो भी हम लोग बाकी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं अपने पुष्प सज्जा को डेकोरेटिव बनाने के लिए, उन सारी सामग्री जो है क्या हो, पुष्प सज्जा के द्वारा हमको अदृश्य कर दिया गया हो। उसके बाद से हम लोगों ने पुष्प सज्जा के प्रकार को देखा था, जिसमें था परंपरागत शैली, विदेशी शैली, आधुनिक शैली। परंपरागत शैली जिसे हम ट्रेडिशनल स्टाइल भी कहते हैं, उसके बाद से विदेशी शैली, फॉरेन या फिर वेस्टर्न स्टाइल, आधुनिक शैली, मॉडर्न स्टाइल। तो जिसमें ट्रेडिशनल शैली में हम लोगों ने क्या देखा था कि ये 6ठी शताब्दी से चली आ रही है पुष्प सज्जा। फूल तथा गुलदस्ता की प्रधानता होती है, लेकिन इसमें रंगों का कोई महत्व नहीं होता है। विदेशी शैली में क्या था, इसे जापानी शैली या पूर्व देशी शैली या लटकती हुई पुष्प सज्जा के नाम से जाना जाता है। और जापानी पुष्प सज्जा में फूलों की सजावट में आत्मा के अमृत को प्रदर्शित करना कहते हैं। ठीक ना, जो भी वो सज्जा दिखाते हैं उसमें आत्मा के अमृत को वो प्रदर्शित किया जाता है। साथ ही साथ उनका ऐसा मानना है कि मानव जीवन अल्पकालीन है मगर आत्मा अमर है। आधुनिक शैली में यह शैली जो है परंपरागत तथा विदेशी दोनों का मिला जुला हुआ रूप है। जापानी पुष्प सज्जा की मुख्य शैलियाँ, जिसमें हम लोगों ने इकेबाना को देखा था, यह पूरे विश्व में जो है वो बहुत ही प्रचलित है। ये भी जापान की पुष्प व्यवस्था में से लिया गया है। फिर हम लोगों ने आगे देखा था कि जापानी पुष्प सज्जा की मुख्य शैलियाँ, जिसमें हम लोगों ने इकेबाना को देखा था। इकेबाना में क्या है, ये देखिए, ये जापानी पुष्प व्यवस्था में सबसे प्रचलित शैली है
और इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ जो है वो क्या है, जीवित फूल है। और ये काफ़ी लोकप्रिय है, चौड़े आकार के फूलदान में इसको सजाया जाता है और ये एक समूहीकृत सज्जा होती है। फिर हम लोगों ने मोरीबाना को देखा था, इसमें भी चौड़े तथा उथले फूलदानों का प्रयोग किया जाता है। नाजीरे, नाजीरे में क्या था, नाजीरे में लंबे आकार के फूलदानों का प्रयोग किया जाता है। रीका में जो होती है टहनियाँ बहुत लंबी होती हैं और ये डायरेक्ट किसको इंगित करती है, ये स्वर्ग की तरफ इनका जो है इशारा होता है। सोका में छोटे आकार के फूलदानों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जो फूलदान होते हैं वो छोटे आकार के होते हैं, जिससे कि ये शेल्फ पे, मेज पे, अलमारी पे या फिर फ्रिज पे इनको रखा जाता है। और ये नॉर्मली जो होते हैं वो त्रिकोण आकृति के होते हैं। तोकोनामा एक जो है इसमें क्या होता है कि ये एक जापानी सभ्यता का शब्द है और इसमें इसका मतलब होता है कि मतलब अपने घरों में या फिर विभिन्न कमरों में, यहाँ पे देखिए कमरों होगा, विभिन्न कमरों में फूलों की सज्जा को करना जो है वो तोकोनामा कहलाता है। आगे जब हम लोग देखते हैं जापानी पुष्प सज्जा की 3 आधार रेखाएं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यहीं से लगभग क्वेश्चंस टच किए जाते हैं। तो इसकी 3 जो आधार रेखाएं वो क्या है, सीन है, सो है और हाइकी है। और तो सीन में क्या है, सीन का मतलब स्वर्ग होता है, सो मतलब मनुष्य और हाइकी का पृथ्वी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ये जो हमारी रेखा होती है, सीधी रेखा जो 90 अंश के कोण पे होती है, ये सीन होती है, ठीक ना। और सीन हम लोग कहाँ का देखना पसंद करेंगे, सीन हम लोग जो है वो स्वर्ग का देखना पसंद करेंगे। तो सीन से आप स्वर्ग को याद रखिएगा। सो जो है ये 45 अंश के कोण पे होता है और ये मनुष्य को जो है वो इसका अर्थ जो होता है मनुष्य होता है। तो यहाँ पे सो से सोना, सोने से मनुष्य, तो ये सो का मतलब आप मनुष्य को याद रखिएगा। और हाइकी क्या है, हाइकी पृथ्वी है। तो और ये हमारा क्या, ये हमारा 0 लाइन या फिर सिफर रेखा होती है। तो यहाँ तक का हम लोगों ने देख लिया था और आज हम लोग देखते हैं इससे आगे का। इससे आगे जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग देखेंगे आधुनिक पुष्प सज्जा। और आधुनिक पुष्प सज्जा भी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, जिसमें एक होता है जो हमारा होता है क्या है, रेखीय डिजाइन है। और उसके बाद से हमारी समूह शैली अर्थात मास स्टाइल है। देन लघु पुष्प व्यवस्था है, मिनिएचर फ्लावर अरेंजमेंट है। और चौथी जो है वो क्या है, मिली जुली या मिश्रित पुष्प व्यवस्था अर्थात कंबाइंड फ्लावर अरेंजमेंट। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं रेखीय पुष्प व्यवस्था। रेखीय पुष्प व्यवस्था जिसे हम लोग लाइन डिजाइन भी कहते हैं, इसमें जो है पुष्प शैली जो होती है वो पूर्वी तथा पश्चिमी शैली का मिला जुला रूप है। रेखाओं का प्रयोग कर किसी भी आकार में की जाने वाली ये पुष्प सज्जा है, मतलब कि डिफरेंट रेखाओं का प्रयोग करके या फिर डिफरेंट शेप्स का प्रयोग करके इसमें पुष्प सज्जा की जाती है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग वी शेप की पुष्प सज्जा कर सकते हैं, एल शेप की पुष्प सज्जा कर सकते हैं या फिर एस शेप की भी पुष्प सज्जा करके इसको हम लोग आकर्षक बना सकते हैं। ऐसे अर्धचंद्राकार पुष्प सज्जा भी की जा सकती है, ठीक ना। ये पुष्प सज्जा कम समय में की जाने वाली और सर्वाधिक सुंदर पुष्प सज्जा होती है, जैसे अर्धचंद्राकार पुष्प व्यवस्था या फिर त्रिकोण या समानांतर वक्र आदि। आइए इसका हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक है अर्धचंद्राकार पुष्प सज्जा। इसमें देखिए जो सज्जा की गई है वो कैसे की गई है, ऐसे अर्धचंद्राकार पुष्प सज्जा की गई है, ठीक ना। तो यहाँ पे इसकी लाइन को जो है वो क्या कर रहा है, इसकी लाइन को ये बता रहा है कि ये जो शेप लिया गया है ये क्या है, ये अर्धचंद्राकार पुष्प सज्जा है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एस शेप में पुष्प सज्जा की गई है, ठीक, ये एस शेप की पुष्प सज्जा है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग विभिन्न शेप्स में रेखीय या फिर लाइनर डिजाइन की पुष्प सज्जा कर सकते हैं, वी शेप में, एल शेप में, ठीक ना, या फिर सी शेप में भी कर सकते हैं, ओके, या फिर हम लोग जेड शेप में भी पुष्प सज्जा कर सकते हैं। तो ये विभिन्न आकृति होती हैं, विभिन्न लाइंस होते हैं जिसमें हम पुष्प सज्जा कर सकते हैं। आगे जब हम लोग देखते हैं समूह शैली को, तो समूह शैली में क्या होता है, इसमें गुलदस्ता सजाना भी कहते हैं, अर्थात समूह शैली की जो पुष्प सज्जा होती है मास स्टाइल की,
इसे हम लोग गुलदस्ता सजाना भी कहते हैं, ठीक ना, या फिर इसे हम लोग गुलदस्ता भी कहते हैं। इस शैली द्वारा पुष्प सज्जा का प्रयोग अंग्रेजों को जाता है, मतलब अंग्रेजों ने सबसे पहले इस शैली का यूज़ किया था और फिर जो ये शैली है प्रचलित हुई थी। इसमें रेखाओं पर बल न देकर फूलों के रंग एवं सुंदरता पर बल दिया जाता है। मतलब कि जरूरी नहीं है कि किस शेप में फूल सजाया जाए, किस शेप में मैंने जो फ्लावर को अरेंज किया जाए। जरूरी ये है कि जो पुष्पों का प्रयोग किया जा रहा है वो विभिन्न रंग और आकृति के फूल हों, लेकिन प्रत्येक फूल की अपनी खूबसूरती हो, अपनी सुंदरता हो, ठीक ना। तो ये जो हमारा है फ्लावर, ये हमारा क्या है, ये गुलदस्ता अर्थात समूह शैली की पुष्प सज्जा है। इस पुष्प सज्जा में देखिए रेखाओं का कहीं भी कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्या है, फूलों का गुलदस्ता है, विभिन्न कलर के फूलों का गुलदस्ता है, ठीक ना। और ये सज्जा जो होती है वो क्या होती है, गठी हुई सज्जा होती है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए विभिन्न आकार के फूल होंगे, लेकिन उन सारे फूलों का क्या होगा, अपना उनका रंग होगा, उनकी अपनी सुंदरता होगी। तो ये क्या है, ये समूह शैली की या फिर मास स्टाइल की पुष्प सज्जा है। लघु पुष्प व्यवस्था, यह पुष्प सज्जा किसी छोटे पात्र या फूलदान में की जाती है। लघु पुष्प सज्जा की लंबाई 4 to 5 सेंटीमीटर या फिर 5 to 5 सेंटीमीटर ही रखी जाती है, ठीक ना। मतलब कि ये जो पुष्प सज्जा होती है ये बहुत बड़ी पुष्प सज्जा नहीं होती है, ये छोटे आकार की पुष्प सज्जा होती है। और अक्सर इस पुष्प सज्जा का प्रयोग जो होता है इसको हम लोग मेज पे, अलमारी पे या फिर रेक पे रखते हैं इस पुष्प सज्जा को। ओके, तो ये हमारी जो पुष्प सज्जा होती है ये लघु आकृति की पुष्प सज्जा होती है। आगे जो है वो क्या है, मिली जुली या मिश्रित पुष्प व्यवस्था है, कंबाइंड फ्लावर अरेंजमेंट। तो यहाँ पे देखिए ये क्या, ये अमेरिकी शैली की पुष्प व्यवस्था भी है, मतलब अमेरिकी शैली में इसका प्रयोग किया जाता है। इस शैली में फूलों के रंग एवं रेखा दोनों पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। मतलब कि फूलों का रंग क्या है, ठीक ना, फूलों का रंग क्या है और साथ ही साथ फूलों में क्या होगी, रेखाएं भी होंगी ऐसे। तो इसमें फूलों के मतलब समूह के साथ ही साथ इसमें रेखाओं का भी प्रयोग होता है। इसमें रेखीय शैली तथा सामूहिकृत शैली का प्रयोग होता है। मतलब कि इसमें फूलों को समूह में व्यवस्थित भी किया जाता है और साथ साथ इसमें फूलों के द्वारा रेखाओं का भी प्रयोग किया जाता है। मतलब कि दोनों ही शैली का मिला जुला रूप है। केंद्र में सामूहिकृत तथा बाहर की ओर रेखीय शैली का प्रयोग किया जाता है। जो सेंटर में होता है वो क्या होता है, समूह शैली का प्रयोग किया जाता है, और बाहर की तरफ जो बाहर से आती हुई रेखाएं होती हैं उसमें क्या होता है, उसमें रेखीय शैली का प्रयोग किया जाता है। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये देखिए, ये मिश्रित पुष्प व्यवस्था का ही एक उदाहरण है, जिसमें देखिए समूह में क्या किया गया है, विभिन्न फूलों के द्वारा सामूहिकृत सज्जा की गई है। तो बाहर से आती हुई जो रेखाएं हैं क्या है, वो इस प्रकार से बनाई गई हैं। ये देखिए, ये रेखीय पुष्प व्यवस्था, इधर इसमें रेखीय पुष्प व्यवस्था है और बीच में जो पुष्प व्यवस्था है वो क्या है, सामूहिकृत पुष्प व्यवस्था है। सेम इसमें भी वही है, बीच में जो क्या है वो सामूहिकृत पुष्प व्यवस्था है, लेकिन बाहर की तरफ जो क्या है वो रेखीय पुष्प व्यवस्था का प्रयोग किया गया है, लाइनर डिजाइन का प्रयोग किया गया है। ये देखिए, ये सब क्या है, ये लाइनर डिजाइन का प्रयोग किया गया है, लेकिन बीच में जो है वो क्या है, वो सामूहिक मतलब सामूहिकृत पुष्प व्यवस्था का प्रयोग किया गया है। तो ये हमारा जो था वो क्या है, ये मिश्रित पुष्प व्यवस्था है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था क्या, लघु पुष्प व्यवस्था। इसका अरेंजमेंट हम कहाँ करते हैं, इसको हम लोग मेनली अलमारी, मेज पे या फिर रैक पे सजाने में इसका प्रयोग करते हैं। ये हमारी समूह शैली है जिसमें हम लोग गुलदस्ता सजाने भी कहते हैं। इसमें गठी हुई पुष्पों की व्यवस्था की जाती है। इसमें विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं और विभिन्न रंगों के होते हैं। और ये हमारी रेखीय पुष्प व्यवस्था है, ठीक ना, जिसमें लाइंस को ध्यान में रख के पुष्प सज्जा की जाती है। आइए आगे देखते हैं। आगे है कि फूलों को ताज़ा बनाए रखने के उपाय। मतलब कि जब हम सपोज कि जब हम लोग किसी भी फ्लावर पॉट में या फिर किसी भी फूलदान में जब हम लोग फ्लावर्स को डेकोरेट करते हैं
तो कुछ मेथड्स का यूज़ करना पड़ता है जिससे कि जो हम लोग प्राकृतिक फूलों का या फिर पत्तियों का या फिर डंठल का यूज़ किए हैं वो लंबे समय तक ताज़ा रहे। ऐसा ना हो कि हम लोगों ने अभी तुरंत हम लोगों ने फ्लावर अरेंजमेंट किया, फ्लावर फूलदान में फ्लावर्स को सजाएं और 2 घंटे के बाद वो मुरझा जाए, ठीक ना। तो क्या हमारी मेहनत सिर्फ 2 घंटे के लिए रहेगी? नहीं, हमें उसे लंबे समय तक रखना है। इसके लिए हम लोग कुछ ट्रिक्स का यूज़ करेंगे जिससे कि हमारे जो फ्लावर्स हैं, जो हमारी फूल पत्तियां हैं वो लंबे समय तक क्या ताज़ा बनी रहे हो। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, जो जैसे कि जो हम लोग फ्लावर पॉट यूज़ कर रहे हैं, अगर उसमें हम लोग फूल पत्तियों को डालते हैं तो उसमें थोड़ा पानी की भी मात्रा डालेंगे। और पानी में हम क्या डालेंगे? पानी में हम थोड़ी मात्रा में नमक और थोड़ा सा बोरिक एसिड का प्रयोग करेंगे जिससे कि जो फूल हैं वो और जो पत्तियां हैं वो ताज़ी बनी रहेंगी, ठीक। फिर हम पानी में कुछ अल्कोहल की बूंदों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन बूंदों के प्रयोग से भी जो पत्तियां हैं, फूल हैं, वो क्या होंगे? वो ताज़ा बने रहेंगे। खिले हुए फूलों की अपेक्षा अर्ध खिले फूलों का प्रयोग। तो देखिए, अगर हम लोग खिले हुए फूलों को तोड़ते हैं और उसे हम अगर प्रयोग करते हैं अपने फ्लावर अरेंजमेंट में, तो कुछ ही के समय के बाद वो क्या होते हैं? मुरझा सकते हैं। लेकिन अर्ध खिले फूल, अगर आधे खिले हुए फूलों का प्रयोग करते हैं और अगर उसमें पानी भी है हमारे फूलदान में, तो वो फूल क्या होंगे? फिर खिलेंगे और खिलने के बाद फिर वो मुरझाएंगे। तो इस कंडीशन में हम लोग खिले हुए फूलों की अपेक्षा अगर आधे खिले हुए फूलों का प्रयोग करते हैं तो ऐसी सज्जा देखने में भी आकर्षक दिखती है और ये सज्जा लंबे समय तक रहती है। तांबे के बर्तन के अभाव में पानी में कुछ चांदी के सिक्के डालना। जैसे कि मेनली अगर हम लोग फ्लावर अरेंजमेंट करते हैं तो तांबे के फूलदान का प्रयोग करें तो वो काफ़ी लंबे समय तक क्या रहेगा? फूल पत्तियां ताज़ा रहेंगी। लेकिन अगर तांबे का फूलदान नहीं है तो उस कंडीशन में जो भी किसी भी चीज़ का अगर हम लोग फूलदान यूज़ कर रहे हैं तो उसकी पानी में हम अगर चांदी के सिक्के डाल देते हैं तो भी हमारा फूल और पत्तियां जो है लंबे समय तक ताज़ा बनी रहेंगी। अगला है कि पानी में परमैंगनेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करना। फिर उसके बाद है सूर्योदय के समय तथा सूर्यास्त के बाद ही टहनियों को काटना चाहिए। सूर्योदय के समय मतलब कि अगर सूर्योदय के समय भी हम लोग काटते हैं तो उसमें देखिए धूप बहुत तगड़ी नहीं रहती है, उसमें भी हल्की धूप होती है, तो भी जो है फूलों पे बहुत या फिर पत्तियां बहुत जल्दी नहीं मुरझाएंगी। और अगर हम लोग सूर्यास्त के बाद भी काटते हैं तो भी ये फूल पत्तियों की ताज़ा रहने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। लेकिन अगर हम लोग दोपहर के टाइम पे काटते हैं तो इस कंडीशन में चूँकि धूप जो होती है बहुत तगड़ी होती है तो उनके मुरझाने की संभावनाएं जो क्या होती हैं? ज़्यादा हो जाती हैं। तो हमें फूल पत्तियों को उस समय काटना चाहिए या तो सूर्योदय हो या फिर जब सूर्यास्त हो। फूलों की टहनियाँ तिरछी काटनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए तिरछी टहनियाँ काटी जाएंगी तो उन्हें जो है लगाने में भी आसानी होगी, मतलब डेकोरेशन करने में भी आसानी होगी। और साथ ही साथ तिरछी टहनियाँ जो होती हैं अगर हम लोग काटते हैं तो जिस पेड़ से टहनी को अलग किया जाता है उस पेड़ से फिर जल्दी जो है अगली टहनी की निकलने की संभावना बनी रहती है। तो इसीलिए फूलों की टहनियों को जो क्या है? तिरछी काटनी चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया? फूलों को ताज़ा बनाए रखने के उपाय, जिसमें एक बार हम लोग फिर से इसको देखेंगे। जिसमें सबसे पहले है पानी में नमक या फिर बोरिक एसिड का प्रयोग करें या फिर कुछ अल्कोहल की बूंदों का प्रयोग करें। खिले फूलों की अपेक्षा अधखिले फूलों का प्रयोग करें। तांबे के बर्तन के अगर अभाव हो तो उस कंडीशन में पानी में चांदी के सिक्के डालें। पानी में परमैंगनेट ऑफ पोटाश का प्रयोग या फिर सूर्योदय के समय या फिर सूर्यास्त के बाद ही टहनियों को काटना चाहिए। फूलों की टहनियाँ तिरछी काटनी चाहिए। तो ये हमारा है कुछ उपाय जिससे कि हम फूल पत्तियों को ताज़ा बना के रख सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि पुष्प सज्जा में हम लोग जो वस्तुएं प्रयोग करते हैं पुष्प सज्जा के लिए वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे कि जो भी पुष्प सज्जा है उसको टिकाऊ करने के लिए जैसे कुछ होल्डर्स का यूज़ करते हैं, पिन्स का यूज़ करते हैं, ठीक ना। तो वो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या सामग्री है जिनका हम लोग यूज़ करते हैं। जिसमें सबसे पहले है पुष्प,
जहाँ पे है देखिए क्या क्या चीज़ें हैं सामग्री। पुष्प है, शुष्क पेड़ पौधे, क्योंकि शुष्क पेड़ पौधे से भी हम एक बहुत ही सुंदर सजावट कर सकते हैं। सुईदार होल्डर, पैरामाउंट होल्डर, पतले तार के गुच्छे, बड़ी कैंची एवं सुई धागा, आधार, उप संसाधन, ठीक ना। तो इन सारी चीज़ों का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, पुष्प सज्जा करेंगे। पुष्प जो भी हम पुष्प का प्रयोग कर रहे हैं फूलों का वो हो गया। शुष्क पेड़ पौधे का प्रयोग हम लोग साइड में कर सकते हैं, जैसे कि जो भी हम सामूहिकृत अगर सज्जा कर रहे हैं तो उस कंडीशन में शुष्क पेड़ पौधे की जो टहनियाँ होगी उनका यूज़ कर सकते हैं सुंदरता को दिखाने के लिए। या फिर अगर हम लोग लाइनर फ्लावर अरेंजमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी शुष्क पेड़ पौधे का यूज़ कर सकते हैं। सुईदार होल्डर्स क्या होते हैं, ये एक सुईनुमा होल्डर्स होते हैं जो कि डंठियों को होल्ड करने में इनका प्रयोग किया जाता है। पैरामाउंट होल्डर्स, इनका भी प्रयोग किया जाता है, ये जालीनुमा होते हैं और इनका प्रयोग किया जाता है जो भी हमारे टहनियाँ होती हैं फूलों को उनको फंसाने के लिए। और पतले तार के गुच्छे, इन गुच्छों का प्रयोग किया जाता है फूलों को आपस में बांधने के लिए। या फिर पैरामाउंट होल्डर्स में जब हम लोग टहनियों को फंसा देते हैं तो उन टहनियों को बांधने के लिए भी पतले तारों के गुच्छों का प्रयोग किया जाता है। तो ये और फिर बड़ी कैंची और सुई धागा, कैंची का प्रयोग किया जाता है पुष्प को काटने के लिए या फिर पत्तियों को काट के अलग करने के लिए या फिर डंठियों को काटने के लिए। और सुई धागा का प्रयोग हम लोग करते हैं जहाँ कहीं भी फ्लावर्स को या फिर पत्तियों को अरेंज करना हो एक दूसरे के साथ तो वहाँ पे सुई धागे के प्रयोग के द्वारा उसको हम लोग क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। आधार, आधार क्या होता है, आधार एक जहाँ पे हम सारी चीज़ों को क्या करें, व्यवस्थित करके रख सकें, ये हमारा आधार हो गया। और उप संसाधन, यहाँ पे देखिए ये स्टेम होल्डर्स, स्टेम होल्डर्स क्या होता है, पुष्प सज्जा को जो है मजबूती प्रदान करने हेतु इस होल्डर का प्रयोग होता है। ये धातु के बने होते हैं और निचली सतह जो होती है वो क्या होती है, चपटी होती है तथा ऊपरी सतह पर पिन जैसे उभार होते हैं। इन्हीं के सहारे हम क्या करते हैं, टहनियों को फंसाकर मजबूती प्रदान की जाती है। स्टेम होल्डर, ये देखिए स्टेम होल्डर्स है, इनकी जो निचली सतह होती है वो क्या होती है, निचली सतह चपटी होती है और ऊपरी सतह जो होती है ऊपरी सतह में पिन नुमा उभार होते हैं। और इन्हीं पिन नुमा उभारों में जैसे देखिए ये पिन नुमा जो उभार है इन्हीं उभारों की मध्य क्या किया गया है, फूलों की डंटियों को फंसा दिया गया है। तो इस प्रकार से फंसा के इनको मजबूती प्रदान की जाती है और फिर इनका जो है इनके द्वारा फ्लावर अरेंजमेंट को और खूबसूरत बनाया जाता है। तो ये हमारी क्या, ये हमारी सामग्रियां हो गई जिसमें पुष्प सज्जा, शुष्क पेड़ पौधे, सुईदार होल्डर, पैरामाउंट होल्डर, पतले तार के गुच्छे, बड़ी कैंची एवं सुई धागा, आधार, उप संसाधन तथा स्टेम होल्डर, ठीक ना। आगे हम लोग देखते हैं सीटू सज्जा। ये भी कुछ प्रकार हैं सज्जा के। सीटू सज्जा में क्या होता है कि पुष्प सज्जा में जिस स्थान पर सज्जा करनी होती है सीधे उसी स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, पुष्प को व्यवस्थित कर देते हैं। जैसे देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को अगर रंगोली बनानी है तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, फूलों की पंखुड़ियों को अलग करते हैं और उसी के द्वारा हम क्या करते हैं, फूलों को सुंदर से जो है सज्जित कर देते हैं। या फिर जब नई दुल्हन का आगमन होता है घर में तो उस कंडीशन में भी हम द्वार पे अगर हम लोग को बनाना है तो कुछ हम फूलों की पत्तियों से तुरंत उसको क्या करते हैं, डेकोरेशन कर देते हैं। तो जहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट फूलों को ही या फिर डायरेक्ट पुष्प को ही व्यवस्थित करना होती है तो ऐसी सज्जा को हम क्या कहते हैं, सीटू सज्जा कहते हैं। कोलिनियन पुष्प सज्जा, कोलिनियन पुष्प सज्जा में क्या होता है, इसमें पोर्सलिन या चांदी के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। कोलिनियन में क्या होता है, पोर्सलिन या चांदी के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। तो ये देखिए हमारा पोर्सलिन है, पोर्सलिन के बर्तन है जिसमें हम लोग पुष्प सज्जा क्या करते हैं, कर सकते हैं। ये हमारे पोर्सलिन के बर्तन है जो नॉर्मली सिरेमिक वगैरह से इसका निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार की सज्जा भी बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो आज के हमारे और हाँ एक लाइन और इसमें है
कि अपने संवेगों को व्यक्त करने हेतु पुष्प को माध्यम बनाने का कार्य सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? अमेरिका के द्वारा किया गया था। ठीक ना। तो ये हमारे आज की क्लास का सबसे लास्ट पॉइंट है। आज की हम लोग अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे आप लोग को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो या फिर कुछ भी और जानने की इच्छा हो तो प्लीज़ कमेंट करें और वहाँ पे बताएं। और साथ ही साथ अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और लाइक्स दें। ओके, थैंक यू। आज का हम लोग अपना क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।